दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब जब चुनावी बिगुल बजता है तब तब यूपी की चर्चा भी तेज हो जाती है। असम में दहाड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ का अगला टारगेट बंगाल है और इसी हफ्ते योगी आदित्यनाथ बंगाल में उतरने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ कैसे बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं? उनके साथ अमित शाह, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तीन दिग्गजों की तिकड़ी वहां उतरेगी तो क्या ममता बनर्जी का हाल होगा? कैसे पूरा विपक्ष घबराया हुआ है इन तीनों को देखकर, इसे ही समझेंगे। हमारे साथ शांतनु गुप्ता मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते आदर्श भाई। और सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि बंगाल में योगी आदित्यनाथ असम में दहाड़ लगाने के बाद उतर रहे हैं। अब किस तरीके से इसे समझे? क्या योगी बंगाल की सियासत में भी मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे और उन्हें लेकर क्यों ममता बनर्जी अभी से ही घबराई हुई हैं? आदर्श भाई, जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो बड़े व्यवस्थित तरीके से लड़ती है। पहले उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से वो कैंडिडेट सेलेक्ट करती है, क्या उसका नैरेटिव होता है। फिर उस नैरेटिव को प्रचार करने के लिए आपको प्रचारक चाहिए होते हैं, आपको पावर हाउसेस चाहिए होते हैं, जिसके मुंह से वो बात निकले तो वो लगे बात सत्य है, जिसके मुंह से वो बात लगे तो लगे कि इस बात के पीछे वजन है। तो वजन कौन ऐड करेगा? वो नरेंद्र मोदी ऐड कर सकते हैं, वो अमित शाह ऐड कर सकते हैं, वो योगी आदित्यनाथ ऐड कर सकते हैं। असम में क्या है, हेमंत बिस्वा को तो जनता सुन ही रही है, लेकिन वो देखिए भाजपा की सरकार का फायदा क्या है। तो उसके और कौन से मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ है, बगल के ही पास में है, असम से बहुत दूर नहीं है। बहुत सारे उत्तर भारतीय रहते भी हैं असम में, बहुत सारे बिहार के लोग रहते भी हैं वहां से। देखिए योगी आदित्यनाथ क्या है, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और शासन का नाम है। तो जब आदमी योगी आदित्यनाथ को देखता है, अच्छा इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया है, वो तो दिखता है। जो उत्तर प्रदेश जाता है, जो कुंभ में जाके आया, असम के कितने लाखों लोग कुंभ में जाके आए, असम के लाखों लोग अयोध्या जाके आए, असम के लाखों लोग काशी जाते हैं। तो दिखते हैं अरे यार ये तो वही यूपी है। जब बंगाल के लोग, ऐसे ही बंगाल में होगा, जब बंगाल के लोग जाते हैं कुंभ में या अयोध्या में या काशी में, जब इतने सारे एयरपोर्ट देखते हैं, कहते हैं अरे हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, ममता दीदी ने क्यों रोका हुआ है? हमारे यहाँ तो एक शोभा यात्रा निकालनी होती है तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है। एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी, एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में भी। बंगाल में ऐसा हो गया कि जो 7 कर्मी थे वो मौत की घाट लिंच हो जाते, जो न्यायिक कर्मी थे, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थे। और यहां पे एसआईआर बिल्कुल चुपचाप हो गई। तो ये लोग जब देखते हैं तो उनको ऐसे बहुत सारे प्रतीकों की जरूरत होती है जिन्होंने काम किया है, केवल बातें करने वाले नहीं। अखिलेश तो देखिए 10 साल से सरकार से बाहर है, तो अखिलेश क्या बात करेंगे वहां जाके? अखिलेश का तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो सत्य लगता है, वो सत्य दिखता है। सर, अब बीजेपी के 3 धुरंधर, पीएम मोदी ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ग्राउंड पर उतरकर वहां पर ग्राउंड से कहीं ना कहीं एक रणनीति के तौर पर जो बनाते हैं, चाणक्य कहा जाता है, वो काम करने में लगातार जुटे हुए हैं। अब जब 2 बड़े नेताओं ने वहां पर ऑलरेडी मोमेंटम बना रखा है, तो ऐसे में अब जब योगी जी मुर्शिदाबाद में जाएंगे, योगी जी मालदा के इलाके में जाएंगे, वही मुर्शिदाबाद जहां से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, और डायरेक्ट ये यूपी से कनेक्ट करता है ये मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी और सदियों से जो चला आ रहा था मुद्दा, उसे 2 शेरों ने, योगी जी और मोदी जी ने मिलकर कहीं ना कहीं उसे हटाने का काम किया और सनातन की जीत हुई। अब मुर्शिदाबाद योगी जी जाएंगे, मालदा जाएंगे, तो फिर इन इलाकों को क्यों चुना जाता है विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम को लेकर? क्योंकि वहां पर उनकी डिसाइसिव छवि दिखती है। उन्होंने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले थे उससे माफिया को कैसे निपटाया। जो अतीक अहमद, जो मुख्तार अंसारी विधानसभा में, संसद में हुआ करते थे, जो आजम खां भूमि चोर मंत्री हुआ करते थे, आज वो जेलों की सलाखों के पीछे है। उतना डिसाइसिव एक्शन उन्होंने नहीं देखा कहीं और जब बंगाल में देखता है, देखा जाता है कि कानून व्यवस्था चरमरा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, घुसपैठिए राज कर रहे हैं, और जो सामने से देखते हैं तो उनको लगता है योगी जैसा मुख्यमंत्री उसका उत्तर है, भाजपा पार्टी उसका उत्तर है। तो उसको प्रतीक को दिखाने के लिए कि भाई अगर आपका मुख्यमंत्री होगा भाजपा का, तो इस तरह का मुख्यमंत्री होगा जिसने इतना डिसाइसिव काम किया है। तो उनके 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 रहने से, उनकी बात करने से वो सत्यता दिखती है, वो निष्पक्षता दिखती है। शांतनु सर, बीते चुनावों के मुताबिक इस बार बंगाल चुनाव कितना अलग आपको नजर आ रहा है? देखिए बंगाल चुनाव अपने आप में, बंगाल की राजनीति ही बड़ी अजीब है। वहां पे शुरू के 30-40 साल कांग्रेस ने राज किया, फिर जब लेफ्ट आई तो लेफ्ट ने 30-40 साल राज किया, फिर जब ममता आई तो ममता पूरी तरह से आ गई। मतलब जब दूसरी पार्टी आती है तो पूरी दरकरान हो जाती है। मतलब जब 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 लेफ्ट आया तो कांग्रेस बिल्कुल गायब हो गई, जब जब ममता आई तो लेफ्ट बिल्कुल गायब हो गया। और अब जब भाजपा दूसरी धुरी बन गई है, तो जो पुराने 2 धुरंधर है, मतलब सीपीएम
और कांग्रेस, वो बिल्कुल हाशिए पे है। मैंने पहली बार ऐसा देखा होगा, जिन्होंने 30-30 साल सरकारें चलाई हैं, उनकी एक सीट आना मुश्किल हो जाता है, उनको 2% 3% वोट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अब दो धुरियां हैं, इट्स अ बाइपोलर इलेक्शन नाउ। अब बाइपोलर इलेक्शन में पिछली बार लंबी छलांग मारी, 3 सीटों से 70 सीट पे पहुंच गई भाजपा। अब वो हाँ 70 सीट से सरकार बनाने की सिचुएशन में आती ही नहीं आती। देखिए, अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे आदर्श भाई, तो करीब 9.5-10% वोट का फर्क था। अभी सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन अगर 5% वोट भाजपा ज्यादा ले ले, तो दोनों बराबर पे आ हम्म जाएंगे। बहुत सारे हम्म फर्जी वोट कटे हैं। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो 1-2% वोट काटेगी। हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हाँ वोट काटेंगे। उधर से ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, वो वोट काटेंगे। तो भाजपा का जो वोट आएगा, वो तो अपना आएगा ही आएगा। और भाजपा ने भी हम्म रणनीति अच्छी करी है। पिछली बार भाजपा बहुत बातें कर रही थी और कैंपेन उतना सुदृढ़ नहीं था। अब तक उन्होंने अपनी 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 बातें कम है। आपने देखा होगा, पिछली बार ऐसा दिखता था कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस ममता बनर्जी है। इस बार कौन हाँ प्रभारी है, आपको पता ही नहीं है। इस बार वो बाहरी अंदरूनी की लड़ाई नहीं है। इस बार शुभेंदु अधिकारी भी अच्छा रहा है। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से भी लड़ाया और हम्म पुरानी सीट से भी लड़ाया। तो वो ममता के किले पे जाके आ रहे, बल्कि ममता को एक तरह से घेर रहे हो कि आपको हाँ मैंने पहले भी हराया था, मैं भवानीपुर से भी हराऊंगा। और ममता एक ही सीट से लड़ रही है। ममता फिर हार जाती है तो उनका कद छोटा होगा। तो इस बार भाजपा बहुत सुदृढ़ता से घेर रही है। उसके बाद जो ममता की अराजकता है, वो डेली दिख रही है। मतलब ईडी का हम्म छापा होता है तो वो घुस के फाइल छीन के आ जाती है। जब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एसआईआर की जो जितनी भी त्रुटियां, उनको ठीक करना होता है, तो पूरी उनके जो जो टीएमसी के गुंडे हैं, वो आके घेर लेते हैं और पूरा लिंच करने को उतारू जाते हैं। तो जनता देख रही है। और जनता उत्तर प्रदेश भी देख रही है साथ साथ में कि भाई, हम्म उत्तर प्रदेश में जहां पे सफाई हो रही है, हमारे यहाँ तो गुंडाराज हो रहा है, हमारे तो सरकारी आदमी काम नहीं कर सकता। तो वो जनता सामने सामने देखती है वो। और ये मेरे ख्याल से बंगाल की जनता का दायित्व भी है कि वो अपनी छवि ममता बनर्जी जैसी बनाना चाहते हैं कि योगी हम्म आदित्यनाथ जैसी बनाना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं आदर्श। योगी आदित्यनाथ से पहले जब हम लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे आदर्श भाई, तब हमें ऐसा कहना पड़ता था हम दिल्ली से हैं। उत्तर प्रदेश बोलने में शर्म आती थी हाँ लोगों को। क्यों आती थी शर्म? उत्तर प्रदेश मतलब माफिया, उत्तर प्रदेश हम्म मतलब गुंडागर्दी, उत्तर प्रदेश मतलब किडनैपिंग, उत्तर प्रदेश मतलब कि आपकी तो डिग्री भी फर्जी होगी। आप जो इंटरव्यू में गए हैं, अगर आप मुंबई को इंटरव्यू देने गए हैं, अगर आप हैदराबाद को इंटरव्यू देने, तो आदमी कहे तो उत्तर प्रदेश से तो डिग्री फर्जी होगी। आज हम जाते हैं तो लगा के बोलते हैं एक एडजेक्टिव, हम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से हैं। तो योगी आदित्यनाथ एक एडजेक्टिव, एक संज्ञा बन गए हैं, और ममता बनर्जी एक नेगेटिव एडजेक्टिव बन गई है। तो मेरे ख्याल से बंगाल की जनता उस नेगेटिव एडजेक्टिव को अपने माथे से हटाना चाहेगी। हाँ और सर अखिलेश यादव अब ममता, क्योंकि वो ममता उन्हें अपना भाई मानती हैं और वो उन्हें अपनी दीदी मानते हैं, सारी चीजें जो चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में अखिलेश यादव क्या इम्पैक्ट दिखा पाएंगे? क्योंकि खबर ऐसी है, उत्तर भारतीयों को टारगेट करने के लिए, खासतौर पर यादव वोट बैंक को, कुछ बंगाल में पता नहीं कितना परसेंट है, उसे टारगेट करने के लिए अखिलेश को उतारने की तैयारी है। लेकिन क्या जो बिहार में अखिलेश यादव की प्रचार वाली सीटों का हाल हुआ था, कुछ ऐसा ही अब बंगाल में भी होगा? देखिए, बिहार में तीनों लोग साथ में आए थे, राहुल जी भी थे, सारे नेता पुत्र मैं इनको बोलता हूँ। उसमें राहुल जी भी थे, जो वहां के इनकम्बेंट है एक तरह से, उनकी लोकल पार्टी है। तेजस्वी भी थे, और अखिलेश जी भी पहुंचे। अखिलेश जी और तेजस्वी तो रिलेटिव भी हैं। आपको पता है, दोनों के घरों में 2-3 शादियां भी आपस हाँ में हो रखी हैं। इस हाँ परिवार से इस परिवार में, और इस परिवार से इस परिवार में। तो इनके तो मतलब मैं बता रहा हूँ, पूरा खानदान है उनके लिए। वो चुनाव नहीं है, वो भाई भतीजा बात है। तो जो व्यक्ति बिहार में नहीं चल पाया, जो यूपी में नहीं चल पाया, देखिए 2012 से जब से पार्टी छीनी है अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से, अपने पिताजी को लात मार के भगाया, अपने चाचा जी को लात मार के भगाया, तब से क्या हो रहा है? 14 में बुरी तरह चुनाव हारे, 17 में हाँ बुरी तरह चुनाव हारे, 22 में बुरी तरह चुनाव हारे, सारे लोकल निकाय हारे, सारे पंचायती चुनाव हारे। 24 में उनको कुछ सीटें ज्यादा आ गई, क्या झूठ बोल के कि भाई हम्म आरक्षण चला जाएगा, संविधान बदला चल जाएगा, खटाखट पैसे आ जाएंगे। वो भी जैसी बाइपोल हुए 9, उसमें उसमें फिर पत्ता साफ हो गया। अयोध्या की जिस सीट का अयोध्या की जगह दम भरते हैं, अयोध्या की सीट जीत गए, अयोध्या की सीट जीत गए। मिल्कीपुर में उसी अवधेश प्रसाद के जब लड़के लड़े चुनाव, तो बुरी तरह से रौंद दिए गए। तो जनता को हाँ समझ में आ गया। तो बार बार उनका वो झूठ भी नहीं चल पाएगा। जो उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाया, अपने होम ग्राउंड में नहीं जीत पाया, जहां पिताजी ने बिल्कुल एमवाई फार्मूला सजा के दिया था आपको, वहां पे जो हम्म रिटेन नहीं कर पाया, वो बंगाल में कौन सुनने आ रहा है, असम में कौन सुनने आ रहा है अखिलेश यादव को? आप अगर 10 लोगों से सर्वे करें अखिलेश यादव कौन है, बता भी नहीं पाएंगे अखिलेश यादव कौन है। ना, बाकी राज्यों में इस तरीके की स्थिति है। लेकिन अब क्योंकि जो बंगाल के चुनावी रण में, क्या एसआईआर ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है वहां पर? क्योंकि घुसपैठियों के मुद्दे पर ये जो मोमेंटम सेट हो रहा है वहां पर, और ममता बनर्जी शायद इसी को लेकर घबराहट में भी हैं। तो क्या जो बंगाल छोड़कर बड़े पैमाने पर खबरें आई कि भाई बांग्लादेश वापस लोग भाग रहे हैं, कुछ इधर उधर तितर बितर हो गए हैं, जब एसआईआर की वहां पर पूरी तरीके से जांचें
हुई हैं, तो क्या एसआईआर एक बड़ा फैक्टर होने वाला इस बार? देखिए, एसआईआर तो अच्छा फैक्टर है ही, और उसमें आपको इलेक्शन कमीशन को साधुवाद देना होगा कि पिछले 20 सालों से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने काम करा है वो काबिले तारीफ है। आपको पता होगा, अभी करीब आदर्श भाई 1.5 महीना पहले एक 70 देशों की पूरी एक कॉन्फ्रेंस हुई 3 दिन की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, जो भारत ने लीड करी। उसमें 70 देशों के इलेक्टोरल ऑफिसर्स आए थे, उनके एम्बेसडर्स आए थे, और उन्होंने माना कि भारत जिस तरह से ईवीएम पे चुनाव करता है, भारत जिससे अपने इलेक्टोरल लोन्स को क्लीन कर रहा है, वो पूरे विश्व को मानना चाहिए। हमारे अपोजिशन वाले नहीं मान रहे हैं, विश्व की ताकतें आके, और भारत देश की जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कई देशों में पर्यवेक्षक बन के जाता है जब कई देशों में चुनाव होते हैं। मैं प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, देशों की बात कर रहा हूं। और देखिए, इलेक्टोरल रोल्स क्लीन होने चाहिए, ये कौन कौन बेवकूफ होगा जो मना करेगा। इलेक्टोरल रोल क्लीन होने चाहिए, और बिल्कुल। आपका चुनाव साफगोई से होना चाहिए। आपकी आपकी सेंट्रल फोर्सेस इस तरह से लगी होनी चाहिए कि कोई निष्पक्षता रहे। अब तो बंगाल में सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं पोलिंग बूथ में। तो चुनाव की जो भी शुचिता है, जिस तरह भी शुचिता हो कि भाई सही आदमी अपना वोट डाले, उसके बाद जो जीते, उसके बाद ममता जीते तो ममता जीते, भाजपा जीते तो भाजपा जीते। लेकिन आप कि हाँ मैं फर्जी वोट डलवाना चाहती हूँ, भाई उनका पूरा तंत्र यही चलता था ना। और आप देखें, जो जो भाजपा और टीएमसी में जो अंतर है वो करीब 60 लाख वोटों का है। करीब 2,20,000 वोट इनको, 2 लाख वोट भाजपा को, 2 करोड़ वोट भाजपा को मिले थे, 2,60,00,000 वोट टीएमसी को मिले थे। उन 60 लाख वोटों को अगर आप सारे बूथ में बांट दें तो वो 100-200 भी नहीं आएंगे। यानी 100-200 वोट अगर हर बूथ पे इधर उधर हुए तो सरकारें पलट जाएंगी। और इतने इससे ज्यादा वोट कटे हैं वहां पे, जो जो लोग वहां पे नहीं है, जो लोग मृत हो चुके हैं, जो लोग दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, उन सबके वोट थे, और वो फर्जी डाला करते थे। क्योंकि जो पूरी इलेक्टोरल मशीन थी वो टीचर चलाते थे, और टीचर और पूरा प्रशासन था वो ममता के कब्जे में था। तो ममता नहीं चाहती कोई भी किलर हो। उनका जो किला किला बना है, उनकी सत्ता का जो किला बना है, इस झूठ पे निर्धारित है, वो घुसपैठियों पे निर्धारित है, वो झूठे वोटरों पे निर्धारित है। वो घुसपैठिए जब बाहर जाएंगे, जब झूठे वोट बाहर जाएंगे, तो ममता का किला ढहेगा, और किला ढहेगा तो विचलित तो होंगी वो। क्या बिहार वाली रणनीति के साथ बंगाल में भी बीजेपी उतरी है? आप क्योंकि लगातार इलेक्शंस को कवर करते हैं, बीजेपी की स्ट्रेटेजीज को देखते हैं, मैंने बिहार में एक स्ट्रेटेजी देखी। बिहार के अंदर बीजेपी के गुजरात के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री सब वहां मौजूद थे। आपके यूपी के नेता, मंत्री, संतरी सब मौजूद थे, आपके हरियाणा के थे, और ग्राउंड लेवल पर एक एक सांसद वहां पर गलियों में घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, और किसी को आइडिया तक नहीं है, वो अपने 8-8, 10-10 बंदों को लेकर, टीम को लेकर पूरे वहां पर पूरी तरीके से लोगों से बातचीत करना। तो क्या उसी तरीके का ग्राउंड मैनेजमेंट इस बार भी बीजेपी ने बंगाल में किया है? उससे पहले तो मैंने ये नहीं देखा था, अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल आप बताइए सर। नहीं नहीं, देखिए, जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने एक तरह से भाजपा की कमान संभाली है और स्ट्रेटेजिस्ट बने हैं वो भाजपा के, भाजपा हर चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ती है। वो पूरे 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 राज्य को बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट देती है, और कई बार आपको पता है सेम भाषाई व्यक्ति भी भेजती है। तो जहां पे हिंदी भाषी लोग हों, वहां पे वो हिंदी भाषी लोग देखती है, जहां पे बिहारी मूल के लोग हों, बिहारी मूल के लोग देखती है। अभी आपने देखा होगा, जब मुंबई म्युनिसिपल का इलेक्शन हुआ तो अन्नामलाई बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे। क्यों थे? क्योंकि वहां पे तमिल हाँ। लोग रहते हैं बहुत सारे। वो दिल्ली में भी आते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे साउथ इंडियंस रहते हैं। और वो तेलुगु पॉलिटिशियन बुलाएंगे, अपना तमिल पॉलिटिशियन बुलाएंगे, बिहारी का भी, जो बिहारी की वो डायलेक्ट बोल सकता है, जो उस तरह की अवधि बोल सकता है, उस रीजन में वो व्यक्ति भेजा जाएगा। और एक मंत्री लेवल का, सांसद लेवल का, विधायक लेवल का आदमी इसलिए भेजा जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधायक को बंगाल में कोई जानता नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जितना चर्चित नहीं है, लेकिन जब विधायक जाता है तो गंभीरता आती है, कार्यकर्ताओं में जोश आता है कि भाई मैं एक विधायक से बात कर रहा हूं, एक सांसद के साथ काम कर रहा हूं। तो जो पूरी टीम है वहां की, जो 200-500 लोगों की टीम है, उस जिले की, उस विधानसभा की, उस क्षेत्र की, उसमें जोश आता है कि हम सांसद के साथ काम कर रहे हैं, विधायक के साथ काम कर रहे हैं। तो हर चुनाव में इतना जोश लगाना, और यहां पे आपको राहुल गांधी नहीं दिखाई देंगे, यहां पे आपको मेन जो पार्टी का आदमी नहीं दिखाई देगा। तो आप फर्क देखिए कि जहां पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ तो खपे हुए हैं, वहां पे एक एक सांसद, एक एक विधायक दूसरे प्रदेश का भी खपा हुआ है। यहाँ दूसरी जगह क्या है, जो मेन आदमी है राहुल गांधी, वही गायब होंगे, बीच में विदेश चले जाएंगे, कभी 2 दिन आएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। तो ये जो सीरियसनेस है, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप जब आप किसी मैच में, किसी एग्जाम में पहुंचते हैं तो सीरियसनेस से तो पहुंचते हैं, पूरी तैयारी से तो पहुंचते हैं, पूरी मेहनत से तो पहुंचते हैं। वो जो शिद्दत है वो भाजपा में दिखती है आदर्श भाई। अगर बीते कुछ चुनाव को हम देखें तो अगर विपक्ष कुछ इम्पैक्ट भी मोदी जी के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ डाल पाया है तो वो तब हुआ जब उन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, जैसे 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में नजर आया। एक नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन सब लोगों ने अपने वोट बैंक को बंटने नहीं दिया, एकजुट कर लाए। अब बंगाल में आप ये अलग नजर आ रहा है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, टीएमसी अलग लड़ रही है, हुमायूं कबीर अलग लड़ रहा है।
और ओवैसी उसके साथ लड़ रहे हैं। और तो लेफ्ट अलग लेफ्ट लड़ अलग रही लड़ रही है। तो फिर इस सारे जो खिचड़ी वाली जो सिस्टम बन रहा है, इसमें विपक्ष के लिए ये कितना हानिकारक साबित हो सकता है, और क्या यहां पर राहुल, ममता या फिर कोई ऐसा इंपैक्टफुल प्लेयर दिखता है विपक्ष के पास? देखिए आदर्श भाई, जो आपने बात करी ये बड़ी सटीक है। हमने, आपको पता है, 2024 के पहले एक शब्द सुनना शुरू करा, इंडी गठबंधन, है ना? हम्म। अब उससे बड़ा मजाक मैंने नहीं सुना आज तक कभी। है इंडी गठबंधन की, मैं आपको बात बताऊं, अभी अभी के 3 चुनाव में देखिए, बंगाल में लेफ्ट इंडी गठबंधन की जो मेन पार्टी है, समझ ले टीएमसी, उसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। हाँ। तमिलनाडु में सीपीआई सीपीएम दोनों डीएमसी के कोalition का पार्ट है, डीएमके कोalition का पार्ट है। केरला में लेफ्ट और कांग्रेस के 2 अलग-अलग कोalitions हैं। 3 स्टेट इंडी गठबंधन अलग अलग क्वेश्चन से लड़ रहा है। ये कहां का गठबंधन है भैया? एक जगह आप बिल्कुल अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, एक जगह आप अलग पार्टी लगा के लड़ रहे हैं, एक जगह आप कोalition का पार्ट है जिसमें कांग्रेस भी है। तो भाई कार्यकर्ता कंफ्यूज होता है ना, तो बिल्कुल। उसको पता लग जाता है कि ये कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है। ना तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ना ये आइडियोलॉजिकल अलायंस है, बस ये कन्वीनियंस का अलायंस है कि जहां पे जहां हम्म। सत्ता खींचने के लिए जो मिल जाए वो लड़ लो। अब कांग्रेस क्यों अलग हो गई बंगाल में? वो कह रहे हैं हमें अपनी पार्टी को स्थापित करना है। अभी पार्टी को स्थापित कर 2 महीने पहले करना था। आप 5 साल से करते, आप 5 साल से अधीर रंजन चौधरी के पूरे पोस्टर लगाए थे हर जिले जिले में। जब लगा के हम्म। अधीर रंजन चौधरी पार्टी छोड़ सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो उनको वापस खींच लिया और कहा हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि आपको ममता जी घासी नहीं डाल रही है, आपको एक सीट ही नहीं देनी है, इसलिए कांग्रेस अलग हो गई। तो ये कन्वीनियंस हाँ। के अलायंस या डिसअलायंस है, ना कि ये किसी स्ट्रैटेजी के ना आइडियोलॉजिकली अलायंस है। बिहार में एक और बड़ी बात जो देखने को मिली थी, खासतौर पर उन इलाकों में जहां योगी जी ने रैली की थी। योगी जी सीमांचल, दरभंगा, इन सब इलाकों में गए। वो इलाके जो विशेष तौर पर मुस्लिम बाहुल्य है, और वहां पर भी योगी जी ने बीजेपी की झोली में सीटें डाल दी। वहां पर जब रोड शो दरभंगा में चल रहा था, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जा रही थी, इतनी भीड़ थी। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहार में जो एक नया फॉर्मूला नजर आया कि योगी जी ने कहा कि भैया, एम भी जाने दो, वाई भी जाने दो, बाकी हिंदू एकजुट हो जाओ। वाई में भी कुछ समझदार लोग इधर आ ही जाएंगे, ये हर कोई जानता है। तो क्या अब बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में योगी जी जाएंगे, जहां करीब 50-55% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां पर ओवैसी भी मुस्लिम वोट काटेंगे, ममता भी काटेंगी, कांग्रेस भी काटेंगे। तो ये कट कट के कितना और बचेगा, ये किसी को नहीं लेफ्ट भी पता। काटेगी, लेफ्ट भी लेफ्ट भी काटेगी। काटेगा। हाँ, हाँ। लेफ्ट का भी तो अपना वोट है, ये देखिए। कैसी सिचुएशन नजर आ रही है? योगी जी ने कौन सा ये नया फॉर्मूला वहां से, बिहार से निकाला है, और क्या ये कारगर होगा बंगाल में भी? देखिए, जितनी भी स्ट्रैटेजी है चुनाव की, वो योगी जी या कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है। हाँ। वो सेंट्रल टीम बनाती है, और उसमें उनके पास बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे धुरंधर हैं, बहुत सारे हीरो हैं। तो वो हाँ। अपने अपने एक एक हीरो को, अपने एक एक धुरंधर को अलग अलग जगह प्लेस करती है। उसमें योगी आदित्यनाथ का अपना एक रोल है। उनकी भूमिका क्या है कि जहां पे दिखे भाई हिंदुत्व का चैंपियन कौन है, योगी आदित्यनाथ। हम्म। सुशासन का चैंपियन कौन है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और जहां पे बिल्कुल। आपको एक बड़ी छवि फादर फिगर दिखानी है, वो नरेंद्र मोदी है। जहां पे एक स्ट्रेटेजिस्ट दिखाना है, वो अमित शाह है। तो आपके पास हर हाँ। फ्लेवर के लिए एक एक कार्ड है, एक धुरंधर कार्ड है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, तो लोग ना केवल बातें नहीं, उन्होंने देखा है ना, 9 साल का काम हम्म। देखा है। मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जैसा आया था वैसा आया होता, और अखिलेश की सरकार होती यूपी में, राम मंदिर नहीं बन पाता। हम्म। वो तो एक एक पत्थर नहीं आने देते, वो जमीन को बिल्कुल। अलोकेट नहीं होने देते, वो कारीगर को वहां नहीं पहुंचने देते, वो उसका उद्घाटन नहीं होने देते। तो भाई जिसका, तो इसमें वो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन, लोगों ने देखा है कि भाई एक एक कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर कैसे सुंदर बना, मथुरा में क्या चल रहा है वहां पे इस समय लोग देखते हैं, कुंभ में कैसे इतना 19 का चाहे अर्ध कुंभ हो, चाहे चाहे 25 का महाकुंभ हो, लोगों ने जा जाके देखा। असम के लोग, बंगाल के लोग आए, मैं तो खूब वहां 1 महीने था, मैंने खूब बंगाली देखे, उनसे बात करी, तो उन्होंने देखा। हम्म। तो वो देखते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ मतलब सुशासन, योगी आदित्यनाथ मतलब हिंदुत्व। और जब वो अपनी जगह में देखते हैं, तो जो उनका नारा है कटेंगे तो बटेंगे, उनको दिखता है वो कटेंगे तो बटेंगे की सामने एक तरह से मूर्त छवि है कि बटेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, साथ रहेंगे तो हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिल सकता है। तो वो जो एक तरह से प्रेरणा है, वो योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, कहीं पे भी, वो लोगों को, वोटर को सामने से दिखाई देती। अब जैसे देश में सर गर्मी का सीजन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसी तरीके से बंगाल में भी अब अगले कुछ हफ्ते वहां सियासी तपिश हमें दिखाई देगी। आपको वो कौन से 5 बड़े मुद्दे लगते हैं जो इस बार बंगाल की फिजाओं में घूमने वाले हैं, घुलने वाले हैं? देखिए, 4-5 चीजें हैं जो बंगाल का भाग्य है, वो डिसाइड करेगी। मैं बंगाल का भाग्य कह रहा हूं, और बंगाल की जनता के हाथ में बंगाल का भाग्य है। पहली बात वो देखेगी कि
वो जो लेफ्ट का रूल है और लेकिन जब लेफ्ट के रूल के बाद ममता का रूल है, लोगों को बहुत होप आई। लेकिन हाँ। ममता ने कुछ ही सालों में उस होप को कहा कि मैं तो लेफ्ट टू हूं, मतलब जो लेफ्ट की नीतियां थी कि मैं कंपनियों को बाहर भगाऊंगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होने दूंगी, धरने प्रदर्शन होते रहेंगे, वो खुद ही धरने पे आ जाऊंगी मैं, और अराजकता चलेगी, मुस्लिम वोटों को एक तरह से खींचूंगी, अपीजमेंट करूंगी। वो एक तरह की सरकार चल रही है कि ना तो विकास हुआ, ना सांस्कृतिक विकास हुआ। ये देख लिया हम्म। लोगों ने। तो पहली बात वो देख बंगाल की जनता देखेगी कि अब वो चेंज के लिए रेडी है क्या। बंगाल की जनता हम्म। डिसाइड कर रही है कि अब वो चेंज के लिए रेडी है क्या, अब उतना मोमेंटम आ चुका है क्या। तो पहली बात, जो जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ममता जी के खिलाफ है, वो देखेगी। दूसरा, जो बंगाल की महिला वोटर है, बंगाल की महिला वोटर लगातार देख रही है महिलाओं के साथ किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है। ममता जी ने, जो खुद एक महिला मुख्यमंत्री, कुछ नहीं करा। चाहे वो आरजी कर का केस हो, चाहे वो शहनशाह वाला केस हो, चाहे वो कितनी महिला भाजपा की कार्यकर्ताओं, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं और लेफ्ट की कार्यकर्ताओं के से जो मारपीट हुए, वो बंगाल की जनता देख रही है। तीसरा, जो चुनावी समीकरण है कि भाई जो जो 60 लाख वोटों का डिफरेंस है, वो भाजपा कैसे पूरा करेगी, वो कहां से वोट लाएगी, वो थोड़ा वोट कोई काटेगा भी, भाजपा अपना वोट भी बढ़ाएगी, वो क्या होगा। चौथा है कि भाजपा सीट किस तरह से एलोकेट करती है। पिछले चुनाव में ये गलती मेरे ख्याल से भाजपा हुई, भाजपा ने लंबी संख्या में वोट बाहरियों को दे दिए। देखिए, कुछ बाहरी का आना अच्छा होता है, लिटिल एंटी हाँ। शुभेंदु अधिकारी जैसा एक मजबूत नेता आता है तो आपको वहां की पोल पट्टी भी पता लगती है, और एक क्षति भी होती है, देखो मैंने तुम्हारा आदमी तोड़ दिया। लेकिन अगर आप बड़ी संख्या में भाग के रोलेंगे तो अपने कार्यकर्ता रेडी नहीं हो पाएंगे। इस बार भाजपा ने बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को वोट दिए, और भाजपा को समय भी मिल गया। भाजपा को देखिए, कोई इतनी बड़ी किसी किसी स्टेट में जहां भाजपा मतलब 0 या 5 सीट की पार्टी थी, वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश करना, हर सीट में चुनाव लड़ना, हर मंडल में, हर बूथ में, हर जिले में, हर ब्लॉक में अपना कार्यकर्ता लगाना, ऐसा चुटकी बजाने का कोई काम नहीं है। वो आपको सतत प्रक्रिया बनानी पड़ती है। तो उसमें जो भाजपा के धुरंधर लगे, चाहे वो सुनील बंसल हो जो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री थे, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, या और भी चाहे भूपेंद्र यादव हो, वो सब बिल्कुल चुपचाप अपनी रणनीति बनाने में लगे। तो ये जो 4-5 फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जो पार्टियां हैं, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, ये भले आधा आधा 1-1% वोट काटेंगे, वो कटेगा टीएमसी खाते में, वो भाजपा का वोट नहीं काट रहे। भाजपा का अपना कमिटेड वोट है, और भाजपा को अपने वोट में ऐड करना है, जिसको भाजपा को अभी तक नहीं मना पाई थी। तो ये मेरे ख्याल से 4-5 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नहीं, मुझे स्पेसिफिकली सर हुमायूं कबीर और ओवैसी का ये गठबंधन, ये कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? और क्योंकि ओवैसी खुद कहते हैं कि आज तक हमें खुद ही नहीं पता हम किसकी लैला किसकी मजनू है, तो इस बार ये किसके लैला मजनू साबित होने वाले हैं, और इनका क्या रोल नजर आ रहा है इस इलेक्शन में? देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़े स्तर पर जवाब देना चाहूंगा। पिछले 70 हम्म। साल में कांग्रेस ने एक फॉर्मूला दिया चुनाव जीतने का, कि मुसलमानों को अपीज करो, चाहे वो शाबानो हो, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे वो सच्चर कमेटी, जो भी है, मुसलमानों को अलग तरह से उनको हज की कमेटी दे दो, हज की सब्सिडी दे दो, मुसलमानों को अपीज करो। और हिंदू को कभी हिंदू मत बोलो, हिंदू को बोलो तुम हाँ। ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो, तुम दलित हो। उनको बांट के उनमें से किसी एक जाति का, 2 जाति का वोट ले लो चुनाव। नरेंद्र मोदी ने आके पूरी उनकी प्लानिंग खराब कर दी, और हम्म। हिंदुओं को आपस में जुटा लिया, और विकास के नाम पे वोट मिलने लगा। अब जब ये समीकरण, और ये समीकरण जो कांग्रेस की समीकरण है, सारी लोकल पार्टियां यूज करती है कि भाई हिंदुओं का थोड़ा वोट लो और बाकी मुसलमानों को अपीस करते रहो। लेकिन मुसलमान, मुझे लगता है पिछले 70 साल में ठगा सा महसूस कर रहा है। वह जिन हाँ। पार्टियों को सेकुलर के नाम पे हमने वोट दिया, उन्होंने करा क्या हमारे लिए? उससे या तो हमारे लिए भाजपा कर रही है, तो फिर मैं किसी अपने व्यक्ति को वोट दूं, हमारी कोई बात ही नहीं रखता। तो हमारी बात रखने के लिए क्या हुमायूं कबीर ज्यादा अच्छे हैं क्या? हमारी बात रखने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अच्छे क्या? तभी आपको देखा, चाहे मुंबई म्युनिसिपल का चुनाव हो, चाहे बिहार की सीट हो, वहां असदुद्दीन ओवैसी को हाथों हाथ ले रही है पार्टी। और उनकी युवाओं में आकर्षण है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, जो मुस्लिम युवा है उसमें आकर्षण है। तो ये जो मुस्लिम मुस्लिम वोटों के लिए जो जो एक तरह से हर 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 पार्टी मैग्नेट बनी हुई है कि हम आपके मसीहा हाँ। हैं, आप एनब्लॉक वोट हमारे लिए करिए, ये कहीं ना कहीं तो बटेगा। इसमें उनको टीएमसी भी छीन रही है, उनको उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसमें हम्म। लेफ्ट और कांग्रेस, जो उनके पुराने एक तरह से आका हैं, वो तो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये मुस्लिम आइकन्स हैं, मुस्लिम फेसेस हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे हुमायूं कबीर हो। आपने नेशनल टेलीविजन देखा होगा, असदुद्दीन ओवैसी के एक सांसद की पार्टी है, और कितना डिस्प्रोपोर्शनेट कवरेज मिलता है असदुद्दीन ओवैसी को नेशनल, क्योंकि वो बात करते हैं अपनी कम्युनिटी की। तो मेरे ख्याल हम्म। से इसलिए लोगों में आकर्षण है उसका। और ये जो पार्टियों ने ठगा है, टीएमसी जैसी पार्टियों ने, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने, समाजवादी जैसी पार्टियों में, उनका जब मुझे वोट ही देना है तो मैं अपने व्यक्ति को वोट दूं, मैं इन सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को वोट दूं, क्योंकि जो केवल अपीजमेंट करती है, रियल काम कुछ नहीं करती।
तो हाँ इसलिए मेरे ख्याल से मुस्लिम वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हुमायूं कबीर और सदीन ओवैसी जैसे जो प्लेयर्स हैं, उनमें जो युवा वोटर है मुस्लिम समाज का, उसमें बहुत आकर्षण है उनके प्रति। सर, बीते कुछ सालों में ये सबसे चुनौतीपूर्ण साल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये हर 5 साल में आता है, जब एक ही बार में तमिलनाडु भी, केरल भी, पश्चिम बंगाल भी, असम तो अब खैर सेफ लैंड बना दिया है हिमंता ने, लेकिन कभी वो भी एक तरीके से परेशानी वाला सबब हुआ करता था, पुडुचेरी। तो इन राज्यों के इलेक्शन के बाद बीजेपी अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जाने के लिए तैयार है। यहां से बीजेपी को भी पता है कि जीत जैसे नतीजे तो कुछ राज्यों में नहीं मिल सकते, केरल हो, तमिलनाडु हो, वहां पर हाँ एक्स फैक्टर और एक अपना मोमेंटम सेट किया जा सकता है, आगे भविष्य की रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन बंगाल से मिली जीत या हार क्या पार्टी का मनोबल और ज्यादा बढ़ाएगी, और वो कैसे पार्टी आगे फिर कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी? देखिए, इन 5 चुनावों को मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे आपने कहा, असम तो सेफ ज़ोन है, पुडुचेरी भी वापस आता दिख रहा है। बंगाल में भाजपा मेन अपोजिशन पार्टी बन गई है, और इस बार पूरी संभावना है कि भाजपा वहां पे सरकार बनाने जा रही है, और ममता दीदी सत्ता से बाहर जा रही है। तमिलनाडु में मैं भी रूल आउट नहीं करूंगा, एआईडीएमके के साथ जो टाइप हुआ है, जो वोट विजय काटेंगे, विजय को जो वोट मिलेगा वो खुद क्रिप्टो क्वेश्चन है। तो विजय को जो वोट मिलेगा वो भाजपा का वोट नहीं है, वो डीएमके का वोट है, और हाँ डीएमके में अंदर खाने में भी बहुत लड़ाई है। तो इसलिए वो अभी भी मतलब एआईडीएमके और भाजपा और जो और छोटे दलों का जो गठबंधन है, अगर वो सत्ता में आ जाए, और क्योंकि डीएमके की 10 साल की एंटी इनकमेंसी भी है, तो आई विल नॉट रूल आउट कि वहां पे सरकार बना सकता है एडीएमके और एनडीए, राइट। केरला में कांग्रेस की साफ वापसी होनी चाहिए थी, क्योंकि नॉर्मली केरला में स्विच ओवर होता है। पहली बार कई सालों में पिनराई विजयन ने 10 साल लगातार सरकार चलाई है, तो इस बार तो कांग्रेस का बिल्कुल चांस है, लेकिन वहां पे भी कांग्रेस ने अपने लिए बाजी फंसा ली है। मतलब वहां पे भी क्लियर विक्ट्री नहीं दिख रही है कांग्रेस को, वहां पे भी लेफ्ट दोबारा आ सकती है, और वहां पे भाजपा स्पॉइलर बन सकती है। भाजपा भले ही सीटें तो 10 जीते, 15 जीते, लेकिन वो हाँ कई जगह स्पॉइलर बन सकती है कांग्रेस के लिए। जो वोट उनको जा रहा था, वो भाजपा को जा सकता है, तो भाजपा इंपॉर्टेंट प्लेयर। और इन सबसे जैसे भी जाते, देखिए तमिलनाडु में, बंगाल में, केरला में, असम में भाजपा 10 साल पहले कहीं परसेंट नहीं थी। भाजपा ने अपने आप को प्लेयर बना लिया है वहां पे, इतना बिल्कुल। इंपॉर्टेंट कि आज हम उनकी बात कर रहे हैं। इन 5 राज्यों में जिनमें चुनाव हो रहे हैं, इनमें भाजपा प्लेयर ही नहीं थी, इनमें भाजपा की चर्चा ही नहीं होती थी 10 साल पहले। कोई मैं सदियों पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। अब हम भाजपा हम्म की बात कर रहे हैं, वहां पे अपोजिशन बन चुका है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे तमिलनाडु में डीएमके भाजपा को गाली दे रही है। केरला में अभी राहुल गांधी की रैली में भाजपा को गाली दे रहे हैं, कैन यू इमेजिन। केरला में जाके राहुल गांधी लेफ्ट को गाली नहीं दे रहे हैं, जो उनका मेन हम्म अपोजिशन है, भाजपा को गाली दे रहे हैं। भाजपा इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसकी जो भी जीत हार होगी, उससे मनोबल तो कार्यकर्ताओं का हर जीत से बढ़ता है। उत्तर प्रदेश का हाँ कार्यकर्ता असम भी देख रहा है, केरला भी देख रहा है, तमिलनाडु और केरला में अच्छी परफॉर्मेंस तो एक बोनस की तरह है। तो वो जो आगे आने वाले चुनाव है, चाहे वो पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और जो भी चुनाव अगले साल आएंगे, उनमें एक तरह से वो बल तो ऐड करेगा ही करेगा। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि अब बीजेपी के 3 धुरंधर ऑलरेडी 2 ने मोर्चा संभाल रखा है, एक और की एंट्री होने वाली है। अब ये तीनों पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, यही इस टाइम पे सबसे बड़े प्रचारक भी हैं बीजेपी के। और अब जब ये मोर्चा संभालने वाले हैं पूरी तरीके से, यानी कि नेक्स्ट वीक क्या डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? क्या अब हम पश्चिम बंगाल के रण में असली लड़ाई अब शुरू हुई है यहां से? बिल्कुल। देखिए, किसी भी चुनाव में आदर्श भाई, जो बिल्कुल जो लास्ट के 7 से 10 दिन होते हैं, उसमें जो बड़े ग्रुप्स हम्म होते हैं, बड़े सोशल ग्रुप्स होते हैं, बड़े कमर्शियल ग्रुप्स होते हैं, बड़े एथनिक ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े कल्चरल रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, वो पूरी एज ए कम्युनिटी डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ और वो बातें जब वो नरेंद्र मोदी जैसा एक लीडर, जो 20 से 25 साल से किसी ना किसी सत्ता पे काबिज है, जिन्होंने इतना सुशासन दिया है गुजरात से लेकर, उसको देखते हैं तो उनको छवि बनती है। जब वो हम्म अमित शाह जैसे रणनीतिकार को देखते हैं तो उनकी छवि बनती है। जब वो योगी आदित्यनाथ जैसे कितने सुदृढ़ मुख्यमंत्री को देखती है तो उनकी छवि बनती है। तो वो देखते हैं, यार ये जाना तो इन लोगों के साथ ही है। भाई, इन्होंने करके दिखाया, उन्होंने अपने प्रदेश में करके दिखाया, उन्होंने पूरे देश में करके दिखाया। वो देख रहे हैं, युद्ध की स्थिति में देख रहे हैं कि हर देश में, पूरे पूरे अमेरिका जो चुनाव लड़ रहा है, जिसके पास तेल है, वहां पे तेल की कीमतें 20% बढ़ हम्म गई हैं। हमारे यहाँ तेल की कीमतें कैसे बिल्कुल बिल्कुल काबिज है। कोरोना में कैसे निकाल के ले गया, जब पूरा विश्व करा रहा होता है, तो कैसे देश को निकाल के ले जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कैसे उसी उत्तर प्रदेश को, जिसकी बीमारू राज्य की छवि थी, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रदेश बना दिया। तो हमारा बंगाल क्यों नहीं बन सकता, हमारा असम भी उस दिशा में जा रहा है। तो वो जब लोग हम्म देखते हैं, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जो 7-8 दिन है, इसमें जो नैरेटिव बनेगा वो बहुत निर्णायक होगा। और आपने जैसे कहा, भाजपा के 3 नहीं, कई धुरंधर वहां पे उतर चुके हैं। हाँ वो इस जंग को और मजेदार कर देंगे।
हाँ, ये कह सकते हैं कि 3 वो हैं जो इस फ़िल्मी कहानी में सबसे ऊपर नज़र आते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। धुरंधर ने एक स्पाई का रोल निभाया था और स्पाई मतलब कि ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता, और बीजेपी में न जाने कितने धुरंधर हैं जो ग्राउंड पर कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ कार्यकर्ता कितने सालों से मेहनत कर रहा है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जब बाद में रिजल्ट आता है तो केरल जैसे राज्य में भी बीजेपी, जहां इसका एक कार्यकर्ता मुश्किल था मिलना, वहां पर अपना वोट परसेंट बढ़ा लेती है। पश्चिम बंगाल में आज सत्ता के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में ग्राउंड अपना तैयार कर लेती है और इसमें संघ का भी एक बड़ा रोल होता है। आपको हाँ, एक छोटी-सी मज़ेदार बात बताता हूँ वेस्ट बंगाल बिल्कुल। में। जब 1951 1951 में पहले आम चुनाव हुए, तब भाजपा तो नहीं थी, भारतीय जनसंघ थी। तो भारतीय हाँ। जनसंघ ने 3 सीटें जीती थी लोकसभा की। उन 3 सीटों में से 2 सीटें पश्चिम बंगाल से थी। हम्म। तो अब जब जब सत्ता काबिज़ होगी तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक होंगे, उनको कितना अच्छा लगेगा कि जहाँ से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से विचारधारा शुरू होती है, हाँ। जहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते श्यामा हैं, जिन्होंने प्रसाद। पूरी विचारधारा दी, हम्म। और वो भी एक सांसद थे। उन 3 सांसदों में एक सांसद श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और एक और हाँ। बंगाली सांसद है, और एक एक 3 सीटों में से 2 सीटें बंगाल की थी, जो ऑलमोस्ट 70% है। तो वहाँ पे जब सत्ता काबिज़ होती है तो एक तरह से लूप बैक भी है वो भाजपा के हम्म। लिए, और उस विचारधारा के लिए लूप बैक है। जहाँ से शुरू हुई थी वो वहाँ पे जाके सत्ता में काबिज़ होती है। बिल्कुल, और क्योंकि आपने 3 में से 2 सांसद बताए, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो बीजेपी के लिए एक सेफ लैंड बनता। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल मुश्किलों और चुनौतियों भरा ना रहता, अगर ममता वहाँ पर भाड़े के घुसपैठियों की एंट्री ना करवाती। और क्योंकि ऐसा भी देखा गया, मैंने खुद कई लोगों से सुना है कि भैया 10-10 हज़ार रुपए मिलते भी हैं उन्हें, रहना-खाना सब कुछ मिलता भी है, सारे डॉक्यूमेंट बनाकर दे दिए जाते हैं, लेकिन वोट आपको कहाँ देना है? फिर जब इतना सब कुछ कोई दे देता है आपको बाहर से बुलाकर, जो खाने के लाले पड़ रहे हो दूसरे देशों में, और भारत की आकर उन्हें सेफ जमीन मिल जाए, तो फिर जाहिर सी बात है उनका झुकाव किस तरीके से होगा। तो ममता ने इसी तरीके के वोटों के जरिए से अपना गढ़ आज तक स्थापित किया, जिसे कुछ हद तक जब चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी की तो उसमें पाया कि भाई यहां तो बड़े पैमाने पर धांधली थी। वहां से कुछ ममता बनर्जी हिट हुई और उसके बाद जो घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में माहौल बना, उसने सबको एकजुट कर दिया कि यही समय है, सही समय है। थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े, और हमने पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते क्या कुछ होने वाला है, मोदी, अमित शाह, योगी तीनों मोर्चा संभालने वाले हैं, उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है और उसका चुनावी गणित पर क्या असर पड़ेगा, इसे हमने समझा। एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। आप जुड़े, थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं बंगाल के सियासी मैदान में योगी की एंट्री एक डिसाइसिव फैक्टर होगी? योगी ने जो यूपी में किया है, योगी ने उसी मॉडल को जो बिहार में पेश किया, जो हरियाणा के अंदर योगी ने कर दिखाया, जो जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिखाया, जो मध्य प्रदेश में किया, क्या वही योगी आदित्यनाथ अब बंगाल में भी करने वाले हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी की 3 धुरंधर, मतलब मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये तीनों मिलकर अब खेल पलटने वाले हैं? क्या बंगाल की बाजी अब ममता के हाथ से फिसल चुकी है? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना।